Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sunaina and our today's lecture is going to be on literary devices. अक्सर कोई टेक्स्ट या पोएम पढ़ते वक्त हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे रेफरेंसेस का सामना करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को उस टेक्स्ट का एक कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता है एंड हेंस हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ नहीं होता। लिटरेरी डिवाइसेस की जब आपको एक कंप्लीट नॉलेज होती है तो कोई भी टेक्स्ट आपको ऑन द वेरी फर्स्ट को समझ में आ जाता है एंड आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही एनरिच्ड होता है। In today's lecture, we are going to see the most important literary devices which are starting with A. So without further ado, let's get started with the video. So our first literary device is allegory. अब allegory आप सबने कई बार पता होगी बट आज आपको बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आएगा। एलिगरी कोई भी स्टोरी, पोएम या पेंटिंग होती है जो आपको एक हिडन मीनिंग या मैसेज देके जाती है। ये मीनिंग या मैसेज मॉरल भी हो सकता है या पॉलिटिकल भी हो सकता है। आज की डेट में आप बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखते होंगे जो सिर्फ मूवी या सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो के आपको एंड तक एक मैसेज भी देके जाती हैं। दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज और मूवीज़ आर नोन एज एलेगोरिकल. Allegorical as a literary device is the most oldest form of storytelling techniques. आपने देखा होगा कि जब आपने चौसर एंड 13th century राइटर्स को पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो मोस्ट ऑफ देयर राइटिंग्स वर एलेगोरिकल. राइटर्स एलिगरी का यूज़ करते थे भगवान के मैसेजेस इंसान तक पहुंचाने के लिए या करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस लोगों को समझाने के लिए या फिर कोई भी मैसेज देने के लिए. एलिगरी इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ हिडन मीनिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन बीइंग इनडायरेक्ट. आप डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं बोलते हो बट स्टोरीज पढ़ते पढ़ते आपको एक मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है. हमारे लिटरेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एलिगरी के, ऑफ विच जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. आपके एडमंड स्पेंसर ने भी जो बुक लिखी है, जो पोएम है द फेरी क्वीन, इज़ ऑल्सो द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी. अब आपकी एलिगरी आपको कोई भी आइडिया दे सकती है या प्रिंसिपल हो सकता है या फिर आपको कोई भी मैसेज दे के जा सकती है. Allegory is not basically a story or a poem only, it can be a painting also. कभी कभी आप ऐसी आर्ट एग्जीबिशंस में, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि ऐसी पेंटिंग्स वहाँ पे पोर्ट्रेड होती हैं जिनका बहुत ही डीप मीनिंग होता है. उनको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये मॉडर्निस्ट कल्चर को बिलोंग कर रही है या फिर ये पुराने ज़माने के संस्कारों को दिखा रही है एंड सो ऑन. सो योर एलिगरी इज़ अ पोएम, अ स्टोरी और अ पेंटिंग दैट हैज़ अ हिडन मीनिंग इन इट. Okay, I hope this is clear. Let's move on to our next figure of speech. So, alliteration is a very simple figure of speech and this is mostly used in poetry. आपको alliteration का use prose में ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा because alliteration is a kind of sound effect and mostly हम लोग के poems में ही sound and rhythmic effects हम लोग को देखने को मिलते हैं. So, alliteration is the repetition of consonant sounds in two or more neighboring words. आसपास के 2-3 नेबरिंग वर्ड्स का जब एक कॉन्टिन्यूसली सेम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज योर एलिटरेशन. फॉर एग्जाम्पल, द स्लाई स्नेक स्लिदर्स स्लोली इन द सैंड. यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. अनदर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स. यू आर एबल टू सी कि कैसे बी का यूज़ किया जाता है. आजकल के रैप सॉन्ग्स में भी एलिटरेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज दैट कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव इफेक्ट इज़ काइंड ऑफ हुकिंग टू द ऑडियंस. सो एलिटरेशन, एज आई टोल्ड यू, इज़ the repetition of consonant sounds which is used mostly in your poetry. अब आपके alliteration का ही भाई है assonance. Let's see. जिस तरीके से हम लोग ने alliteration को देखा कि वहाँ पे consonant sounds repeat हो रहे हैं, आपके assonance का same concept है बट यहाँ पे आपकी vowel sounds repeat होती हैं. Let's take an example. He claps his hand and stamps his feet. You are able to see कि यहाँ पे जो आपका A का sound है वो बार बार repeat हो रहा है. अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो A का साउंड है इट इज़ अ सिंगल वॉवल एंड ये रिपीट हो रहा है. बट एजोनेंस के केस में सिर्फ सिंगल वॉवल्स ही नहीं हो सकते हैं, कलेक्टिव वॉवल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स. अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ई ए का जो और ई का जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ आपने एलिटरेशन में देखा कि एस है तो सिर्फ एस ही आ रहा है, एस के साथ एस एच नहीं आ जाएगा क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो जाएगा. बट एजोनेंस के केस में आपके सिमिलर साउंडिंग वॉवल्स भी आ सकते हैं. ओके,
हम लोग ने जैसा कि यहाँ पे देखा, ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, तो आपका ई ए आ रहा है, यहाँ ई ई आ रहा है और यहाँ पे ई ए अगेन आ रहा है। ऐसा इसलिए दिखने में दोनों डिफरेंट है, अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंट है, बट दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेंस द रिपीटिशन ऑफ योर कॉन्सोनेंट वोवल साउंड्स बिकम योर एसोनेंट। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर लिटरेरी एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज़ योर इल्यूजन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस। अब आपके घर में सपोज कोई ऐसा बच्चा है या आपका कज़न है हु इज़ वेरी गुड एट क्रिकेट एंड उसके क्रिकेट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सो आपने सुना होगा कि बेसिकली रिलेटिव्स कॉल दैट कज़न और फ्रेंड ऑफ योर्स कि ये तो हमारे घर का विराट कोहली है। यू सी, इसी चीज़ को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं कि किसी फेमस पर्सन और इवेंट या थिंग का एक रेफरेंस ले लेना फॉर अ नॉर्मल थिंग। Okay, let's see. Allusion is the indirect reference to a famous, well-known event, person or literary work. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है जो आपके सामने है, ही इज़ अ रियल रोमियो विद द लेडीज़। अब रोमियो जूलियट शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा वर्क है वेयर वी सॉ द रोमियो और द मेल काउंटर पार्ट वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज पार्टनर। तो रोमियो आप किसी ऐसे इंसान को बोल सकते हैं हु इज़ मैडली इन लव और हु इज़ शोइंग सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस रेफरेंस का यूज़ करना एल्यूजन कहलाता है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एल्यूजन का जब यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप ऐसे ही वर्ड्स या ऐसे ही रेफरेंस और पर्सन का यूज़ करते हैं हु इज़ नोन बाय डिफरेंट पर्सन्स। कहने का मतलब कि वो फेमस इंसान है। आप किसी ऐसे पर्सन का रेफरेंस ले लेंगे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा, तो आपके उस लिटरेरी डिवाइस को कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ही वॉज द आइंस्टाइन इन आवर फिजिक्स क्लास। अक्सर आप देखते होंगे कि टीचर्स ये यूज़ करते थे हमारी क्लास में फॉर दैट इंटेलिजेंट पर्सन कि ये हमारी क्लास का आइंस्टाइन है। मैनी अ टाइम्स वो ये भी यूज़ करते थे दैट गर्ल इज़ द नाइटिंगेल ऑफ आवर क्लास। ऐसे बहुत सारे एल्यूजन्स टीचर्स या आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ एल्यूजन का यूज़ आप सिर्फ पर्सन को ही डिनोट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो विच इज़ वाइडली नोन बाय पीपल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू इज़ Seeing my ex, a tsunami of emotions busted into my heart. अब आपने अपने एक्स को देखा और सुनामी जैसे आपके हार्ट में बर्स्ट हो गई। Now सुनामी एवरीवन नोज कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें बहुतों की जानें चली गई। सो दिस एल्यूजन वी आर यूजिंग ओवर हेयर टू काइंड ऑफ रिलेट दैट इवेंट टू दिस पर्टिकुलर इमोशन और आउटबर्स्ट ऑफ योर फीलिंग्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग ये देखते हैं कि एल्यूजन का पर्पस क्या होता है। अब आपने देखा कि एक सिंपल लैंग्वेज को आपने बोला तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट अब अगर आप एल्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इट एनरिचेस द वर्क, इट लुक्स अट्रैक्टिव। सेम वही यूज़ है आपके एल्यूजन का। अब एल्यूजन सिर्फ एक नहीं, दो टाइप के एल्यूजन्स होते हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल एल्यूजन। एक्सटर्नल एल्यूजन का सिंपल मीनिंग होता है जो हम लोग ने अभी भी देखा कि किसी भी फेमस इवेंट, पर्सन और थिंग को एक्सटर्नली, जो हम लोग के सराउंडिंग्स में नहीं है एंड या जो सराउंडिंग्स में हुआ है, उसको हम लोग ने एज एन एल्यूजन ले लिया। बट व्हाट इज़ इंटरनल एल्यूजन? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आप देखते होंगे कि कोई अपना प्ले शुरू करते हैं या अपनी स्टोरी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वो कुछ एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जो आगे जाके फिर से अपने प्ले में या स्टोरी में उसको रेफर करते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर इंटरनल एल्यूजन। जब अपने ही वर्क में ऑथर क्या करता है, अपने ही वर्क का रेफरेंस ले लेता है विच इज स्टेटेड मच अर्लियर इन हिज वर्क। So these are the two types of illusion, which is external illusion and internal illusion. Let's move further. Now we have anaphora. Let me state an example first. आपने कई बार देखा होगा कि when your mother scolds you, वो एक ही लाइन को बार बार बोलती है कि कितनी बार तुमसे कहा है ऐसा नहीं किया करो, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम इस चीज़ में गलत हो, और कितनी बार कहा है। You are able to see कि ये कितनी बार कहा है is a phrase or a combination of words जो वो बार बार यूज़ करती है। बस इसी को हम लोग एनाफोरा बोलते हैं, which is the repetition of same words or phrases at the beginning of consecutive lines. हम लोग बहुत सारी लाइन्स बोलते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन उस हर लाइन के स्टार्टिंग में आप वो सेम वर्ड या सेम फ्रेज बार बार यूज़ कर लेते हैं। हमारे लिटरेचर में इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जो क्लासिक एग्जाम्पल है, बार बार दिया जाता है, इज ऑफ चार्ल्स डिकेंस ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वेयर ही सेज इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस एंड सो ऑन। अब आप देख पा रहे हैं कि इट वॉज द बार बार रिपीट किया जा रहा है, हेंस दिस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज योर एनाफोरा।
इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल तो हम लोग ने मम्मी के एग्जाम्पल से ले ही लिया है, बट देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे यू लेट मी डाउन, एवरी सिंगल डे यू मेक मी मैड, एवरी सिंगल डे यू डू सच सिली थिंग्स। यहाँ पे भी फील हो रहा है कि कोई आपको डांट ही रहा है। सो आई होप आपको एनाफोरा का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस है जो बहुत सारी कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में बार बार यूज किया जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी हैव आर्केइज्म। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है विच इज़ यूज्ड बाय ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑथर्स, जिसमें वो पुराने वर्ड्स को या पुराने फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जो करंट मॉडर्न सिचुएशन में यूज़ नहीं किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि शेक्सपियर इज़ द पायोनियर ऑफ यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स का मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो उस पर्टिकुलर टाइम में रेलिवेंट नहीं है या फिर वो यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, वो बहुत पुराने ज़माने में बोले जाया करते थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका जूलियस सीजर बाय शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने एट टू ब्रूटे एंड हु आर्ट दाउ का वर्ड्स का यूज़ किया था। अब ये आर्केइक वर्ड्स हैं, दैट मीन्स ये रोमन कल्चर और रोमन एम्पायर को बिलोंग करते हैं, तो शेक्सपियर ने बहुत ब्यूटीफुली इनको दिखाया है। आर्केइज्म का आज की डेट में भी कुछ ऑथर्स यूज़ कर सकते हैं पुराने वर्ड्स को ज़िंदा रखने के लिए या फिर एक अपने वर्क में एक आर्केइज्म का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। आप भी इस वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके दोस्त ने आपको चीट किया हो तो आप बोल सकते हैं कि एट टू ब्रूटे, अगर उसको इसका मीनिंग पता होगा। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अब दाइन वर्ड जो है हम लोग आज की डेट में नहीं यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, बेसिकली आप ये देख पा रहे होंगे कि लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब ही होता है कि आपके ऑर्डिनरी वर्क को थोड़ा सा डीफेमिलियर या अनऑर्डिनरी दिखाना। सो ऐसा आप किन किन चीज़ों की हेल्प से कर सकते हैं। ये लिटरेरी डिवाइसेस एक तरीके से आपके टूल्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी राइटिंग को या अपनी पोएम्स को एक बहुत ही अलग और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। ओके, I hope archaism is clear to you. It is an old word or expression that is no longer used with its original meaning in the today's world. Okay, I hope this is clear. Let's move further. नाउ वी हैव अपॉस्ट्रॉफ। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे आपका ऑथर या आपका स्पीकर एक ऐसे डेड पर्सन या एब्सेंट पर्सन या नॉन ह्यूमन एंटिटी को डिनोट करता है या एड्रेस करता है एज इफ कि वो रियल हो या फिर वहाँ पर प्रेजेंट हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप जॉन डन की पोइट्री में देख सकते हैं इन द पोएम सन राइजिंग, वेयर वो सन से बात कर रहे होते हैं और सन को फुलिश कहते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, वाई डोस्ट दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। आपने इनकी ये फेमस पोएम पढ़ी होगी जहाँ पे ये डायरेक्टली सन से बात कर रहे हैं कि तुम क्यों सुबह सुबह हम लवर्स को परेशान करने चले आते हो, जाओ जाकर उन बच्चों को जगाओ जिनको स्कूल जाना है एंड सो ऑन। सो हेयर यू आर एबल टू सी कि सन एक नॉन ह्यूमन एंटिटी है, बट दिस लिटरेरी डिवाइस वेयर अ स्पीकर इज ट्राइंग टू डायरेक्टली एड्रेस दैट पर्टिकुलर नॉन ह्यूमन एंटिटी इज नोन एज योर अपॉस्ट्रोफ। अब इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है विच इज़ यूज्ड बाय वॉल्ट विटमैन इन हिज फेमस पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन, जहाँ पे अब्राहम लिंकन विच इज़ द डेड पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट कंट्री उनको वो डिनोट कर रहे हैं। अब अब्राहम लिंकन ना ही सुन रहे हैं और ना ही उनको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, बट अपॉस्ट्रोफ इज़ ए टेक्निक जहाँ पे आप किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करते हो एज इफ कि वो वहाँ पर प्रेजेंट हो। अब ये चीज़ हम लोग सिर्फ पोएम्स में नहीं, डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अक्सर हम लोग किसी चीज़ से जब परेशान होते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को या अपने आसपास की चीज़ों को डिनोट करने लगते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। अब आपका कंप्यूटर आपसे बात तो नहीं कर रहा है, बट इफ़ यू आर इरिटेटेड तो आप ये अपॉस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली एड्रेसिंग टू योर कंप्यूटर। I hope this is clear. Let's move on to another literary device. नाउ वी हैव एनेग्नोरिसिस। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो आपको पोइट्री में देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग ने देखा कि एलिटरेशन एंड एजोनेंस वगैरह हम लोग मोस्टली पोइट्री में देखते थे, एनेग्नोरिसिस आपका स्टोरी या ट्रेजेडिक प्लॉट में ही आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ एनेग्नोरिसिस? ये एक ऐसा मोमेंट ऑफ ट्रूथ या रेवलेशन होता है जहाँ पे किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर की या तो ट्रू आइडेंटिटी पता लग जाती है या फिर उसको कोई बहुत बड़ा सच पता लग जाता है।
ये टेक्निक आपने मूवीज़ में या हिंदी सीरियल्स में भी देखा होगा कि अचानक से एक ऐसा सच सबके सामने आ जाता है विच इज़ नॉट नोन अर्लियर. सो दिस मोमेंट ऑफ रेवलेशन इज़ अ टेक्निक जो बहुत ही ट्रेजेडिक इफेक्ट आपकी स्टोरी में लेकर आता है, इज़ नोन एज योर एनाग्नोसिस. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिटरेचर में है. सबसे पहला क्लासिक एग्जाम्पल है ये आपके ओडिपस की स्टोरी में से, जब ओडिपस रियलाइजेस द ट्रूथ दैट ही हैज़ killed his own father and married his own mother. जब ओडिपस को ये पता लगता है तो you can literally imagine कि वो कैसा मोमेंट होगा उसके सामने. This moments, small moments of revelation is deliberately put by the author ताकि उनकी स्टोरी बहुत रियलिस्टिक लगे एंड ऑडियंस बहुत touched feel करें. Okay, another very good example of this is used in the play of Hamlet, where Hamlet ने एक माउस ट्रैप सेट किया होता है टू सी कि जो उनके अंकल और किंग क्लॉडियस होते हैं कि वो गिल्टी हैं कि नहीं उनके फादर को मर्डर करने के लिए. तो वो सेम सीन डिपिक्ट करते हैं एज अ स्मॉल प्ले उनके सामने, जिसमें वही इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जो उन्होंने उनके फादर के साथ किया था. एंड उनको हेजिटेटेड देख के ये तुरंत समझ जाते हैं कि येस ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ किल्ड माई फादर एंड दैट मोमेंट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ एंड रेवलेशन. ओके, डेली लाइफ में भी आपको ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स सामने आ सकते हैं जब आपकी कोई फेवरेट टॉप आपकी बहन पहन के चली जाए और उसको स्टेन करके आ जाए एंड वन फाइन डे आपको पता चले कि वो टॉप आपकी बहन ने ही स्टेन किया था. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोमेंट ऑफ रेवलेशन. सो इट इज़ काइंड ऑफ एनाग्नोसिस. आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एनाग्राम को. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाइट वेटेड काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस है. मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड प्ले कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये हार्ट लिखा हुआ है. हार्ट इज़ एन एनाग्राम ऑफ अर्थ. मतलब एक वर्ड से जब उसी वर्ड की स्पेलिंग से आप दूसरा वर्ड इन्वेंट कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज अ काइंड ऑफ एनाग्राम. ओके, एंड एनाग्राम इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्ले इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स और फ्रेज आर रीअरेंज्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिसन को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइलेंट. अब ये ऑथर्स यूज़ करते हैं just to play with the words and being humorous. I hope this is clear. So with that we are at the end of all the important literary devices. अब A word से सारे literary devices ख़त्म नहीं हुए हैं, but these were the most important ones. I am going to bring some more literary devices starting with A, so stay tuned with this series. I hope you liked the efforts, the new way of teaching. I hope you liked the series. अगर आपको ये series पसंद आई and my efforts of related examples and literary examples, then do like to the channel and also subscribe to it. Bell icon ज़रूर press करिए because every day I am coming up with something or the other new techniques and new videos. So you will get a notification so that you can come to my channel and enjoy the videos. Do give your valuable feedback as that is a kind of motivation for me because I love listening to you people. So that's it for this video guys. We'll meet in the next video. Up till then, bye and take care.